नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन राज्यपाल की अभिभाषण पर सदन के भीतर हंगामा देखने को मिला। मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष के विधायक दल नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले आए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चल रही चर्चा में मुख्यमंत्री ने जवाब देने की शुरुआत की, मगर मुख्यमंत्री आज सरकार को भी एनएसयूआई के छात्र राजनीति की तरह चलने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कभी तथ्य पर बात नहीं करते और तज्जाहीन होकर केवल झूठ बोलते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने जवाब की शुरुआत में ही हिम केयर योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, निजी अस्पतालों का जिक्र किया। ऐसा है तो वे सत्ता में है, उन्हें जांच कराना चाहिए। महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर चर्चा का उत्तर देने के लिए आज मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की और मैं इस बात को कह सकता हूं कि जिस प्रकार से वो छात्र जीवन में एनएसयूआई को चलाते थे, उसी तरह से आज वो लगभग इस हिमाचल प्रदेश को चलाना चाह रहे। कुछ भी बोल दो, मुख्यमंत्री बोल रहा है, लोगों को मानना पड़ेगा, लोगों को सुनना पड़ेगा, लोगों को विश्वास करना पड़ेगा, ऐसी उनकी मानसिकता बन गई। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है इस प्रदेश का कि आज तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक ऐसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनका नाम है, जो कभी भी तथ्य पर बात ही नहीं करते, सरेआम झूठ बोलते हैं और लज्जा रहित होकर के झूठ बोलते हैं। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी बात, इस बात को उनको एहसास होना चाहिए, जो बात वो कह रहे हैं उस पर लोग उसको सुनने के बाद उस पर एनालाइज करते हैं, उस पर विचार करते हैं कि मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं वो सत्य है कि नहीं है। आज जैसे ही चर्चा का जवाब देने की उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की शुरुआत की और स्वास्थ्य विभाग में हिम केयर का उन्होंने जिक्र किया कि इसमें बड़ा भारी, बहुत बड़ा जो है वो लूट हुई है। कहां थे आप 2 वर्षों से? आप 2 वर्ष आपको सत्ता में हुए, लूट कहां हुई? अभी कह रहे हैं कि कोई डॉक्टर एमबीबीएस बन करके आया, हॉस्पिटल खोल दिया, हॉस्पिटल के साथ 5 मंजिलें बन गई। अगर अपनी मेहनत से किसी डॉक्टर ने 5 मंजिल खड़ी की है तो उसके अधिकार को आप नहीं रोक सकते। अगर उसने भ्रष्टाचार किया है, आपके पास केस है, आप सरकार के मुखिया हैं, कार्रवाई करें, कौन रोक रहा है? कह रहे कि हिमाचल प्रदेश का जो प्राइवेट हॉस्पिटल का जिक्र कर रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत की शुरुआत की। आयुष्मान हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन सदन में विपक्ष ने देहरा चुनाव में महिला मंडलों को दिए गए पैसे को लेकर सदन में जमकर हंगामा किया। बीजेपी विधायक आशीष शर्मा ने सदन में प्रश्नकाल में ये प्रश्न उठाया, जिसका सत्ता पक्ष की ओर से उप मुख्यमंत्री द्वारा सही जवाब नहीं दिया गया, जिस पर विपक्ष ने सदन में ही नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में वॉकआउट कर बाहर आ गए। विपक्ष ने देहरा का चुनाव रद्द कराने की मांग की। आज एक प्रश्न के सिलसिले में जब माननीय विधायक आशीष शर्मा जी ने देहरा के उपचुनाव के दौरान वहां सैकड़ों महिला मंडलों को पैसा देने की बात पर प्रश्न उठाया, तो हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय जी ने पहले तो जवाब ये दिया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। तो आशीष शर्मा जी ने खड़े होकर के कहा कि मेरे पास सूचना है थोड़ी, लेकिन हम पूरी सूचना चाहते हैं, और जो सूचना इनके पास थी वो रिकॉर्ड पर है। इन्होंने जानकारी दी, बहुत सारे महिला मंडल को 50,000, 1 लाख रुपए उनके खाते में, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वहां पर लगा हुआ था, उपचुनाव हो रहा था, और उस उपचुनाव में मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही थी, कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की ओर से वहां पर पैसा डाला गया।
और कोड ऑफ कंडक्ट लागू था। और सारी बात को मुझे लगता है कि सरकार को गंभीरता से समझना चाहिए। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, उस दौरान कोई भी ट्रांजैक्शन बैंक से इस प्रकार से नहीं की जा सकती है, सिवाय सिर्फ जो स्थापित जो चली हुई योजना है उसके सिवाय। और उप मुख्यमंत्री बार बार इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि आपने किसान सम्मान निधि डाली थी। किसान सम्मान निधि का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो योजना है, उस योजना में क्वार्टरली जो किस्त किसानों के खाते में डाली जाती है, उस पर कोड ऑफ कंडक्ट का इम्पैक्ट नहीं आता है, क्योंकि वो बिल्कुल जो है वो एक योजना बनी है, उसका शेड्यूल बना हुआ कब जो है पेमेंट खाते में डाली जाएगी। लेकिन यहाँ हैरानी की बात है, सेम डे जिस दिन चुनाव हो रहा उस दिन भी पैसे डाले गए हैं महिला मंडल के खाते में। जानकारी मिली हमको कि महिला मंडल ने आग्रह भी नहीं किया किसी बात के लिए कि हमारे खाते में पैसा डालो, और ऐसा भी नहीं पाया गया है कि उन महिला मंडल को कोई विशेष किसी योजना के अंतर्गत या किसी विशेष कार्य के लिए वो पैसा डाला गया। राज्यपाल के अभिभाषण पर चल रही चर्चा में आज बीजेपी विधायक विक्रम ठाकुर ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि सदन में विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें उनकी बात नहीं रखने दी, उनकी बात काटी जा रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के लिए की गई नियुक्तियों पर सवाल उठाए तो उनकी बात को काटा गया है। उन्होंने कहा कि एक ही गांव के 2 युवकों की नियुक्ति मिलना सवाल खड़ा करता है। क्या आपने जो है अपने विचार रखे हैं? निश्चित तौर पे आज विधानसभा के अंदर मुझे भी राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है उस पर बोलने का मौका मिला, और मैंने अपने भाषण में जो भी कमियां हैं उन कमियों को वहां पे उजागर करने की कोशिश की। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि लोकतांत्रिक तरीके से जिस प्रकार से कोई विधायक अपनी बात वहां रखता है, उसकी बात को वहां पे देहरा उपचुनाव के दौरान महिला मंडलों को कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक से पैसे दिलाने को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने कांग्रेस पर आचार संहिता के दौरान महिला मंडलों को 50,000 और 1 लाख दिलाकर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाए और इसे आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया गया। देहरा का जब उपचुनाव हो रहा था तो कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक की जो मुख्य शाखा है, हेड ऑफिस है धर्मशाला में, उनकी एक ब्रांच जो है आरटीजीएस की, वहाँ से महिला मंडल जो देहरा विधानसभा चुनाव क्षेत्र के हैं उनमें वोटिंग से 5 दिन पहले पैसा डलना शुरू हुआ। 50,000, 1 लाख, और जिस दिन वोट थे उस दिन भी पैसा डला। सीधे सीधे ये आरोप है कि करोड़ों में जब ये धनराशि दे दी गई उस बैंक से जो पहले घाटे में चल रहा है, और सिर्फ देहरा के उपचुनाव में दी गई, तो देहरा का जो वोटर है उसको प्रभावित करने के लिए ये सारी धनराशि दी गई, क्योंकि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी वहाँ लड़ रही थी। और ये जो है चुनाव आचार संहिता का खुला खुला उल्लंघन है। इसमें जब हमने आरटीआई भी पहले मांगी तो एक बार तो बैंक ने आरटीआई गुम कर दी, अब दूसरी एक और दी है। और ये जानकारी जो आज सभा पटल पर रखी है विधायक आशीष शर्मा ने, ये जानकारी तो खुद की जुटाई हुई है। सरकार ने तो लिख के दे दिया था कि सूचना एकत्रित कर रहे हैं। अब बैंक सारे डिजिटाइज्ड हैं, सूचना तो 15 मिनट में आ जाती है। तो जब सूचना नहीं देनी हो तब ऐसा किया जाता है। आपको क्या कदम उठाए गए? बिल्कुल उनकी साख जो है वो दाव पर लगी हुई थी, और किसी भी तरह से कोई भी षड्यंत्र भ्रष्टाचार करके सीट को जीतना था, तो ये सारे काम हुए हैं, और ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। 9 सीटों पर जब उपचुनाव हुए तो लगता है कि बिल्कुल पूरे प्रदेश के अंदर जो माहौल है, जनता जवाब देगी। लोग आज सड़कों पर हैं, चाहे वो बेरोजगार हों, चाहे पेंशनर्स हों। प्रदेश के हालात जो इस समय हो गए हैं, इसे इतिहास में कभी हुआ नहीं। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये तो कुप्रबंधन के कारण वर्तमान सरकार की हो रही हैं। पहले 2 का क्या हुआ, पहले तो उनसे ये पूछना पड़ेगा, और तीसरे से भी जनता को कोई उम्मीद बची नहीं है, क्योंकि जो हालात वित्तीय हालात उन्होंने कर दिए हैं, उसके चलते जो है मुझे लगता नहीं कि प्रदेश को कुछ नया दे पाए।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन आज विधानसभा के बाहर पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्यरत मल्टीटास्क वर्कर और पंचायत चौकीदारों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। पीडब्ल्यूडी विभाग मल्टीटास्क वर्कर यूनियन के अध्यक्ष शेर सिंह ने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग में 4,832 मल्टीटास्क वर्कर कार्यरत हैं जो हर परिस्थिति में काम कर रहे हैं। 5,000 की नौकरी में परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक तो कम सैलरी, दूसरा समय पर ना मिलना उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जी, मैं शेर सिंह, मैं पीडब्ल्यूडी मल्टीटास्क वर्कर यूनियन स्टेट अध्यक्ष हूँ और हम सरकार के समक्ष आज अपनी मांगों को लेकर आए हैं। यहाँ पर हमारे 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट से लोग साथी आए हुए हैं। बहुत कोई 1000 किलोमीटर से आए, कोई 500 किलोमीटर दूर से आए। आप सबको पता है ये चीज़, ये पहली बार नहीं हो रहा कि हम फर्स्ट टाइम बता रहे हैं सरकार को कि हम किस सैलरी पर या किस दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं। हमें सिर्फ जो हमें 150 रुपये दिहाड़ी पर रखा गया था जब हम 2022 में हमारी भर्ती की गई थी। उसके बाद 2, 2.5, 3 साल के बाद हम कंटिन्यू आते रहे, लेकिन हमें आश्वासन मिलता रहा कि हर बार आपको हम देंगे आप बजट सत्र में मिलते रहे, लेकिन हर बार हमें खाली हाथ लौटना पड़ रहा था। लेकिन जब हम पिछली बार आए थे तो एक विधानसभा में आवाज़ उठी थी और एक मांग रखी थी। फिर उन्होंने कहा था कि बजट सत्र के खत्म होने के बाद कि आपका 500 बढ़ा दिया गया है, लेकिन उसको अप्रैल से मिलने के बावजूद वो हमें नवंबर दिसंबर से मिला। लेकिन जो हमारे पास 5-6 महीने का बीच में गैप था उसका हमें 1 रुपये भी नहीं मिला। और जो अभी किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी डिवीज़न में वो भी नहीं मिल रहा है और हमें सैलरी भी 2-3 महीने के बाद आती है। आप बताएं, अब जो 150 रुपये दिहाड़ी थी और अब हमें 166 रुपये दिहाड़ी मिल रही है, तो उससे हमें कैसे गुजारा करें। आप सब दिख रहे, देखो हमारे पास जिनकी 45 एज है, जिनके बच्चे भी बहुत बड़े हैं, और कैसे अपने परिवार का गुजारा करें। हमारी एज भी 38 हो चुकी है, हमारे बच्चे भी 10th +2 में पढ़ने वाले हैं। आपको पता है, जो पढ़ाई बच्चे को हम एक भविष्य उज्जवल के लिए हम बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन सब लोग कहते हैं कि बच्चे को पढ़ाओ, स्कूल में पढ़ाओ, स्कूल में पढ़ाओ, लेकिन आज के समय में सरकारी स्कूल में भी जो कि एक बहुत कठिन हो रहा है बच्चों को पढ़ाना। हम ये भी सोच रहे हैं कि अब उनको भी छोड़ देते हैं, उनको भी ऐसे ही कामों में लगा देते हैं पढ़ाई को छोड़कर, क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही है, बच्चों का भविष्य तो बढ़ नहीं रहा है। हमने अपना भविष्य तो खराब कर चुके हैं और हम नहीं चाहते कि आने वाले समय में अपने बच्चों का भविष्य भी खराब करें। लेकिन बात सिर्फ हमारे बच्चों का नहीं है, बात बहुत सरकार पर ये एक क्वेश्चन खड़ा होता है। जब पिछली सरकार ने हमारी भर्ती करवाई गई थी तो एक सीएम साहब ने एक इंटरव्यू दिया था मीडिया में कि बीजेपी सरकार ने ये कैसी भर्ती कराई है और 4-5 हज़ार में भर्ती करवा रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार जब आएगी एक दैनिक वेतन भुगतान हम बनाएंगे, उसके आधार पर भर्ती करवाएंगे। लेकिन 3 साल गुजरने के बाद भी वही हमारे पास एक 500 की 3 साल में 500 की बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन वो भी टाइम पर नहीं मिल रही है। 3-3 साल में 3-3 महीने के बाद जो एक सैलरी पड़ रही है। आज विधानसभा में पहुंचे हैं क्योंकि पिछली बार विधानसभा में हम धर्मशाला में मुख्यमंत्री जी से मिले थे, तो उन्होंने हमें कहा था कि आप पंचायत चौकीदारों का डाटा कलेक्ट करके लाया जाए। तो आज हम पंचायत चौकीदारों का डाटा को कलेक्ट करके साथ उसकी कॉपी विभाग द्वारा लाई गई है, जो हमारी मुख्य मांगे भी है। पंचायत चौकीदार 1952 से लेकर जब पंचायती राज की स्थापना हुई है उस वक्त से पंचायत चौकीदार लगे हुए हैं और आज तक जो है कोई भी ठोस नीति पंचायत चौकीदारों की नहीं बनाई गई। मुख्य मांगी क्या है आपकी? मुख्य मांगी है पंचायत चौकीदारों को नियमित करना, तो आज तक नियमित नहीं किए गए। सन 1952 से चले हुए हैं, जो हमारे से पहले आए वो आज रेगुलर होकर चले गए। जैसे पंचायत सहायक थे, टेक्निकल थे, जेई थे, सब जो है पंचायत सरकार ने उनकी मांगे को मानकर उनको रेगुलर बनाकर आज विभाग में कर दिया गया। तो पंचायत चौकीदार वहीं का वहीं है। अब जाकर 2022 में 30 साल लोगों की चौकीदारों की सर्विस जो है हो चुकी है, तब जाकर पीछे सरकार ने हमें डेली पेड किया। तो उसके बाद जो हमारे हिमाचल प्रदेश के मंडी में होली का जश्न शुरू हो गया है। रंगों के इस त्योहार को मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मंडी में होली के विशेष आयोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच लोग रंगों में रंगी खुशियां भरी इस शाम का आनंद ले रहे हैं। त्योहारों के धूमधाम और उल्लास ने पूरी शहर को एक नए रंग में रंग दिया है।
विश्व के सबसे खूबसूरत स्टेडियमों में से शुमार HPCA स्टेडियम धर्मशाला में पंजाब किंग्स के कोच रिकी पोंटिंग के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने अपने आने वाले मैचों को लेकर अभ्यास किया। इस दौरान पंजाब किंग्स के कोच रिकी पोंटिंग भी खिलाड़ियों को क्रिकेट के गुर सिखाते हुए नजर आए। यह अभ्यास सत्र दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 3 बजे तक चला। वहीं इस दौरान पंजाब किंग्स के युजवेंद्र चहल पर भी सिमरन और संसाग भी अभ्यास सत्र में अभ्यास करते हुए नजर आए। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में होला मोहल्ला मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरा नैना देवी का क्षेत्र खालसा के रंग बिरंगा है। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले में हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों से जिला प्रशासन, पुलिस और मंदिर न्यास ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। नैना देवी में दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को लाइनों में ही माता के दर्शनों के लिए भेजा जा रहा है और जगह जगह उन्हें छोटे छोटे जत्थों में रोका गया है ताकि भीड़ पर नियंत्रण बना रहे और श्रद्धालुओं को आराम से माता जी के दर्शन हो। आनंदपुर साहब में चल रहे होला मोहल्ला मेल से काफी संख्या में श्रद्धालु माता जी के दरबार में दर्शनों के लिए पहुंचते हैं और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और फिर अपने घरों को लौट जाते हैं। तो हिमाचल के बिलासपुर में खालसा रंग में पूरा जो क्षेत्र है रंगा हुआ है। यहाँ पर होला मोहल्ला का होली के अवसर पर होला मोहल्ला बनाया जा रहा है। नैना देवी में होला मोहल्ला का ये मेला, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई। एक एक करके श्रद्धालुओं को कतार वाइज भेजा जा रहा है और लोग जाकर वहां पे दर्शन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चूड़धार में 13 दिनों से लापता अक्षय का शव आखिरकार मिल गया। पूरे दिन की कठिन मशक्कत के बाद प्रशासन की टीम और स्थानीय लोगों ने 12,000 फीट की ऊंचाई से शव को चूड़धार टॉप से नौहरा धार तक पहुंचाया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के चूड़धार में 13 दिनों से लापता अक्षय का शव मिलने के बाद पिछले कल देर शाम शव को नौहरा धार लाया गया। इस दौरान प्रशासन के साथ क्षेत्र के समाज सेवी माया राम पुंडीर, बलजीत कौर और उनके साथ गए 8 सदस्य भी टीम शामिल थी। शव को नौहरा धार पहुंचाने के बाद पुलिस चौकी ले जाया गया, जहां अक्षय के परिजनों ने उसकी पहचान की। और खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।